नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी में। मैं हूं आपका दोस्त सुमित। और दोस्तों यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आई है। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली की जो एक्साइज पॉलिसी है, यानी कि लिकर एक्साइज पॉलिसी जो थी, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ और इसमें करप्शन का मामला बताया जा रहा है और इस पर सीबीआई के द्वारा जो यहाँ पर जांच चल रही है और ईडी पूरे मामले को यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो एक जांच एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर कर रही है। ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जेल में है और अब यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं, अक्टूबर में गिरफ्तारी हुई थी संजय सिंह की, जो कि आम आदमी पार्टी के एक राज्यसभा मेंबर थे। और अब इनको यहाँ पर इंटरिम बेल दे दी गई है और ये कहा है दिल्ली के कोर्ट ने, दिल्ली के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, कि भाई संजय सिंह को अलाउ किया जाए कि वो जो नया सेशन शुरू होने वाला है यहाँ पर पार्लियामेंट का, इसके अंदर जाकर यहाँ पर ओथ लें और अपनी जो टेन्योर हो उसको कंटिन्यू करें। अब दरअसल यहाँ पर बात करें तो संजय सिंह जो है, इनको परमिशन मिल गई है दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा कि 5 फरवरी को जाकर ये ओथ ले सकते हैं एज एन एमपी। अब एज एन एमपी ओथ की बात यहाँ पर क्यों की गई है? दरअसल राज्यसभा मेंबर ऑलरेडी पहले से थे संजय सिंह, लेकिन इनकी टर्म एक्सपायर हो गई थी और अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से फिर से 3 नए मेंबर जो है यहाँ पर इलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, नॉमिनेट किए गए थे, जो कि अब राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट कर लिए गए हैं, जिसके अंदर आपको स्वाति मालीवाल जी मिलेंगी, एनडी गुप्ता मिलेंगे और यहाँ से आपको संजय सिंह, जो कि दोबारा से राज्यसभा मेंबर यहाँ पर इलेक्ट होके आए हैं। और अब इसी चीज की इनको ओथ लेनी है, अपनी नई मेंबरशिप की, यहाँ से नई मेंबरशिप अपनी ओथ लेंगे। और अगर बात करें, इंटरिम बेल इनको इस समय दी गई है। ये जो इनको अलाउ किया गया है कि भाई आप ओथ जाकर ले लीजिए राज्यसभा मेंबर की, तो ये एक इंटरिम बेल के रूप में यहाँ पर इनको ये परमिशन दी गई है। अब आपको पता होना चाहिए कि आखिर जो बेल्स हैं वो कितने टाइप की होती हैं, क्योंकि कई बार जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं एज ए यूपीएससी एस्पायरेंट या फिर किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे, तो भी अगर आप जब अखबार पढ़ते हैं तो बेल कई प्रकार की आती हैं। जैसे कि एक होती है रेगुलर बेल, एक होती है एंटीसिपेटरी बेल, एक होती है इंटरिम बेल और एक होती है डिफॉल्ट बेल और मेडिकल बेल। इस पूरे मामले में यहां पर इंटरिम बेल दी गई है। दरअसल रेगुलर बेल होती है जैसे ही कोई सुनवाई चलती है, कोई ट्रायल चलता है किसी भी मामले में कोर्ट के अंदर, और फिर वहां जब तथ्यों के आधार पर कोर्ट जब बेल ग्रांट करता है किसी को भी, किसी भी अक्यूज को, तो वो कहा जाती है इंटरिम बेल। ठीक है, सुनवाई के दौरान वहां पर अभी तक सजा जो है वो कन्विक्शन नहीं हुआ है, तो तब कोर्ट बीच में इंटरिम बेल यहां पर देता है, जो कि एक रेगुलर बेल है। उसके अलावा एंटीसिपेटरी बेल जो दी जाती है, ये सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी के अंडर दी जाती है। ठीक है, सीआरपीसी का सेक्शन 438 438 के अंडर एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है, जिसके अंदर अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस यहां पर किया गया है तो उस मामले में गिरफ्तार होने से पहले आप बेल की अर्जी लगा सकते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल। उसके अलावा यहां पर इंटरिम बेल दी गई है संजय सिंह को। इंटरिम बेल ये जो दी जाती है, ये एक टेम्परेरी फॉर्म ऑफ बेल होती है। ये तब दी जाती है जब यहां पर ना तो एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है या फिर यहां पर कोई रेगुलर बेल अभी नहीं दी गई। अगर रेगुलर बेल भी नहीं दी गई है, एंटीसिपेटरी बेल भी यहां दायर नहीं की गई, तो यहां पर इंटरिम बेल दी जाती है, जो कि इस पूरे मामले में दी गई है। इंटरिम यानी कि टेम्परेरी बेल दी गई है, ताकि आप जाके ओथ ले लीजिए और पार्लियामेंट का जो सेशन है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर लीजिए। डिफॉल्ट बेल जो होती है, डिफॉल्ट बेल तब दी जाती है अगर किसी मामले में, अगर आपने किसी को गिरफ्तार किया, पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया और 60 से 90 दिन के भीतर, 60 से 90 दिन के भीतर अगर उसके अंदर चार्जशीट दायर नहीं की गई, तो ऐसे में फिर डिफॉल्ट बेल देनी पड़ती है। उसके अलावा मेडिकल बेल, जो कि मेडिकल ग्राउंड पर दी जाती है। ठीक है, तो इस मामले में यहां पर इंटरिम बेल दी गई है, ताकि जो दोबारा से एज एन राज्यसभा सांसद इलेक्ट हुए हैं उसकी जाकर ओथ ले सकें और अपने पार्लियामेंट्री फंक्शंस को डिस्चार्ज कर सकें। तो अब यहां पर जो ये पूरा मामला है, आखिर ये है किस लिए? ये है दिल्ली की जो लिकर पॉलिसी है, यानी कि शराब संबंधित जो पॉलिसी दिल्ली के अंदर लेकर आई गई थी, इसमें काफी आरोप लगे हुए हैं दिल्ली के जो यहां पर मिनिस्टर्स हैं इनके ऊपर, कि भाई ये जो पॉलिसी है ये जानबूझ के इस तरह से बनाई गई है कि कुछ लोगों को फेवर करेगी। यानी कि शराब क्या, जब लाइसेंस का बंटवारा होगा, शराब का लाइसेंस जब अलॉट किया जाएगा, तो वहां पर कुछ लोगों को फेवर किया जाएगा। किन लोगों को फेवर किया जाएगा? जिन्होंने घूस दी है, जिन्होंने रिश्वत दी है। इस तरह के आरोप यहां पर लगे हुए हैं और कार्टेलाइजेशन यानी कि कार्टल तैयार कर दिया जाएगा, जिसके हिसाब से फिर प्रॉफिटेरिंग होगी। यानी कि आप शराब का जो लाइसेंस है कुछ चुनिंदा ऐसे लोगों को दोगे जिनसे आपको रिश्वत मिली है,
उसके अलावा वो जो चुनिंदा लोग हैं इस तरह से कार्टेल बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे, जिससे मनमर्जी तरीके से शराब का जो प्रॉफिट है वो जनरेट किया जा सकता है। जैसे बताया गया है कि प्रॉफिट यहां पर होलसेल में 12% और रिटेल में 185%, बहुत ज्यादा बढ़ाकर यहां पर प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश की गई और गलत तरीके से जानबूझकर फेवरेटिज्म की तरीके से यहां पर लाइसेंस का जो है बंटवारा किया गया। ठीक है, उसके अलावा यहां पर संजय सिंह के खिलाफ क्या आरोप है? तो संजय सिंह के खिलाफ आरोप यह है कि इस पूरी पॉलिसी को बनाने में, ये जो इस तरह की पॉलिसी बनी गई है, अंडू फेवर जो कुछ लोगों को करती है, लाइसेंस बंटवारा ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं करती है, इस पूरे मामले में एक क्रूशियल रोल रहा है संजय सिंह का, इसलिए इनको यहां पर गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, उसके अलावा इस पूरे मामले में ऑलरेडी इसी तरह के आरोप में कि पॉलिसी बनाने में, इन सब आरोप में ऑलरेडी दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ऑलरेडी उनको गिरफ्तार यहां पर किया हुआ है। ठीक है, और अब यहां पर जब संजय सिंह भी गिरफ्तार हो गए, मनीष सिसोदिया ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं, अब यहां पर केजरीवाल यानी कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, इनके भी गिरफ्तारी के यहां पर कयास लगाए जा रहे हैं। हो सकता है इनकी भी गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि लगातार ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लगातार इनको समन भेज रही है, लगातार इनको नोटिस दे रही है गिरफ्तारी के, और केजरीवाल लगातार अभी तक ये जो समन्स हैं सुनवाई के, इसको स्किप करते आए हैं। इनका कहना है कि ये जो मुझे समन्स मिल रहे हैं, नोटिस मिल रहे हैं, ये इलीगल नोटिस हैं, तो यहां पर ये अभी कोऑपरेट नहीं कर रहे। हो सकता है केजरीवाल भी इस पूरे मामले में आगे चल के हो सकता है गिरफ्तार हो जाए। अब यहां पर मामला जो है, ठीक है, दिल्ली की पॉलिसी के अंदर शराब बंटवारे के, शराब का जो लाइसेंस है, इस पूरी पॉलिसी का लाइसेंस का जो बंटवारा है, इसमें करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं, प्रोसेस यहां पर चल रहा है, वो चीजें सामने आएंगी। लेकिन करप्शन की इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट तरीके से होना, यह बहुत बड़ा मुद्दा है डेमोक्रेसी के अंदर। उसके अलावा डेमोक्रेसी में एक और मुद्दा यह भी है, जो कि एक ट्रेंड देखने को मिला है, कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये एक एजेंसी है जो कि फाइनेंशियल क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करती है। यानी कि पैसे से जुड़े हुए करप्शन जो है उसके अंदर अगर किसी भी प्रकार का घोटाला, एक ऐसी भी चीज है, उनको ईडी उनकी जांच पड़ताल करती है। और यह देखा गया है कि लास्ट 3 साल के अंदर यहां पर 3000 केसेस दर्ज किए गए हैं, सिर्फ 31 ही कंक्लूड हुए हैं। और यहां पर यह आरोप लगते रहते हैं कि ये जो केसेस हैं ज्यादातर ऑपोजिशन पार्टीज को सताने के लिए, ऑपोजिशन पार्टीज को हैरेस करने के लिए, पॉलिटिकल गेन्स के लिए यहां पर ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जैसे एक आंकड़ा कहता है कि 2004 से 2014 का अगर आप आंकड़ा देखें तो 72 पॉलिटिकल लीडर्स को इन्वेस्टिगेट किया गया, जिसके अंदर 43 ही ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स थे। यानी कि कहता है 2004 से 14 तक अगर आप देखें तो 60% ऑपोजिशन पार्टी के लोगों को इन्वेस्टिगेट किया गया था टोटल ईडी के केसेस में से, जो कि अब 95% तक आंकड़ा पहुंच चुका है 2014 के बाद, कि भाई अगर ईडी इन्वेस्टिगेट करेगी तो 95% चांस है वो व्यक्ति ऑपोजिशन का लीडर होगा। ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी से आता होगा। उसके अलावा ईडी ने यहां पर ओवरऑल ऑपोजिशन लीडर्स के केसेस, यानी कि ईडी जो है फाइनेंशियल क्राइम्स के मैटर देखती है। अब ये फाइनेंशियल क्राइम्स जो है ये हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा भी किए जा सके, या फिर अन्य जो लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं रखते उनके द्वारा भी किए गए हों। तो ऐसे में जो अगर टोटल आंकड़ा देखें तो कहता है ये जो प्रोपोर्शन है कि ऑपोजिशन लीडर्स को यहां पर टारगेट किया जा रहा है। अगर बात करें पहले तो 2014 से पहले 54% थे, अब यहां पर 95% केसेस आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर यहां पर ईडीज की जो इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, ये ऑपोजिशन लीडर्स की अगर बात करें तो 95% तक आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर यहां पर बात करें तो ये एक मुद्दा सामने आता है जो कि एक चिंता का विषय है। दूसरी तरफ करप्शन है, ठीक है, करप्शन को भी सही से ठीक यहां पर डील करें, और जो भी चीजें अगर करप्शन हुआ है तो उसके हिसाब से यहां पर कार्रवाई हो, सही में सजा मिले। और इस तरह से डेमोक्रेसी में अगर मिसयूज हो रहा है एजेंसीज का तो वो भी एक चिंता का विषय है। दोस्तों आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं यहां पर, ठीक है, फाउंडेशन बैच के अंदर ये एक सेपरेट कोर्स लॉन्च किया गया है। कोई भी दोस्त अगर कॉम्प्रीहेंसिव बैच के अंदर एनरोल नहीं करना चाहता है और पहले अपनी फाउंडेशन पे काम करना चाहता है एनसीईआरटीज के थ्रू, तो एनसीईआरटीज का सेपरेट बैच लॉन्च हो चुका है। अगर आप अपनी एनसीईआरटीज की फाउंडेशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि यूपीएससी के प्रिपरेशन में एनसीईआरटी मेजर रोल प्ले करती है, तो यहां पर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। मेरे साथ 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटीज आप डिटेल के अंदर पढ़ सकते हैं, और यहां पर 6ठी से 12वीं तक की हिस्ट्री की एनसीईआरटी आप मेरे साथ डिटेल में पढ़ सकते हैं। कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव,
तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव बैच लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटीज पढ़कर अपनी फाउंडेशन पर काम कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी जो एजुकेटर्स हैं ये भी आपको पॉलिटी, इकोनॉमी और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी, एनसीईआरटीज के कवर करवाएंगे। उसके अलावा 2025 के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है जो बेसिक से जीरो से तैयारी करवाता है, और ये कंप्लीट इंग्लिश बैच है, यानी कि कंटेंट भी इंग्लिश में होगा, टीचर जो बोलेंगे, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो भी कंप्लीट इंग्लिश होगा, जो कि यहां पर उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जिनको हिंदी में प्रॉब्लम होती है या बाइलिंगुअल में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सरमद मेहराज सर की गाइडेंस में टॉप एजुकेटर्स आपको यहां पर पढ़ाएंगे। फाउंडेशन से बैच पूरा पढ़ाया जाएगा, जीरो से बेसिक से। कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं। और ऐसे ही 2025 का हिंदी मीडियम के दोस्तों के लिए भी एक सेपरेट बैच लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है लक्ष्य बैच, और ये आपको 1-on-1 मेंटरशिप देगा, टेस्ट सीरीज, सब मटेरियल, सभी चीज का एक्सेस देगा, सभी टॉप एजुकेटर्स यहां पढ़ाएंगे। कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव। बिल्कुल फाउंडेशन से बेसिक से तैयारी कराने वाला 2025 का हिंदी मीडियम का बैच है। उसके अलावा 2024 की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं 2024 की, तो टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। टोटल 28 टेस्ट आपको मिलते हैं, जिसमें जीएस के फुल लेंथ टेस्ट हैं और सीसेट के भी फुल लेंथ टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट भी हैं। साथ ही में अगर आप इस टेस्ट सीरीज में, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में एनरोल करते हैं, तो आपको मेंस का जो क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है, यानी कि जहां पर आंसर राइटिंग सिखाई जाएगी, उसका भी आपको फ्री एक्सेस मिलता है। तो एक तीर से दो निशाने अगर आपको करने हैं तो कोड लगाना होगा SMK लाइव। ठीक है, SMK लाइव आप कोड लगा के इस टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। उसके अलावा ऑप्शनल सिलेक्ट करना यूपीएससी की प्रिपरेशन में एक क्रूशियल पार्ट है प्रिपरेशन का, और यहां पर बच्चों को समस्या आती है वो सॉल्व करने के लिए यहां पर अनअकैडमी आपके लिए एक इनिशिएटिव लेकर आया है, जिसके अंदर सिंगल सब्सक्रिप्शन से आप मल्टीपल ऑप्शनल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिंगल सब्सक्रिप्शन से एक बार सब्सक्राइब करेंगे, कई सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, चाहे साइंस के हों या फिर ह्यूमैनिटीज के। कोड लगाना होगा SMK लाइव और आप अपनी मर्जी से ऑप्शनल सिलेक्ट कर सकते हैं चेक करके, ताकि आपका जो डिसीजन है वो सुनी सुनाई बातों पर ना हो। उसके अलावा यहां पर अनअकैडमी बहुत सारे बेनिफिट देता है सिंगल सब्सक्रिप्शन से, जैसे कि प्रीलिम्स का आपको जीएस का कोर्स तो मिलता है, क्रैश कोर्स का भी एक्सेस मिलता है, साथ ही में आपको सीसेट का मिलता है जो कि सेपरेटली आपको नहीं लेना जैसे कि बाकी जगहों पर होता है। उसके अलावा आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों की टेस्ट सीरीज मिलती है, क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम का भी एक्सेस मिलता है। कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।